ईएमएफ इक्वेशन आज हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का। ये जो वेवफॉर्म बना है कौन सा वेवफॉर्म है? साइनसॉइडल वेव। साइन वेव है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा जो जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है कितना मतलब एक साइकिल का कितना भाग में हो रहा है? 1/4 सर। ये जो समय है ये एक साइकिल का कितना भाग है? जो जीरो से मैक्सिमम मेरा फ्लक्स हो रहा है, जीरो से जो मैक्सिमम जा रहा है, ये कितने समय में जा रहा है? अगर यहाँ पूरा So ये टी तो है, टी 1 इक्वल टू 1/4। 1/4 तो 1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4f सेकंड में हमारा क्या हो जा रहा है? जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू कितना साइकिल में कर रहा है? तो 1/4 साइकिल में, जो कि हमारा है कि 1/4f। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। मैग्नेटिक फ्लक्स increases from जीरो टू मैक्सिमम कितने में जा रहा है? तो 1/4f सेकेंड। इसमें कहीं दिक्कत है तो भी बोलो, किसी को भी दिक्कत है? नो सर। नहीं है। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले पूछे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, उसको किससे दिखाते हैं? क्या फॉर्मूला था? d∅dt था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही था। यस सर। तो यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स जा रहा है, जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स d∅ क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फाई मैक्स, और टाइम कितना हमारा लग रहा है? तो 1/4f। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 4f5 मैक्स 4f 5 मैक्स, यही होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो जो हमारा अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? तो यही होगा एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इक्वल टू 4f 5 मैक्स वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। फ्लक्स
इसका जो हमारा फ्लक्स है यहाँ पे उसका नेचर क्या है, वो कौन सा फ्लक्स है, साइनसोइडल है या क्या है? साइनोसॉइडल है सर। साइनसोइडल फ्लक्स है। तो अगर हम लोगों को इसका आरएमएस वैल्यू निकालना होगा तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? क्या होता है? फॉर्म फैक्टर से, जैसे हम लोग इसमें भी निकाले थे ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं डीसी जनरेटर का, तो वहां पे क्या कर रहे थे, किससे इंटू कर रहे थे, सॉरी वहां पे डीसी था, सॉरी उसमें नहीं था। हमारा यहाँ क्या सीन, जो फ्लक्स फाई है वो वेरी तरह साइनसोइडल है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी साइनसोइडल है, ठीक है। और जो फॉर्म फैक्टर होता है साइनसोइडल वेव का वो क्या होता है, आरएमएस 1.1। हाँ, तो जब मतलब उसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आता है, हम उतना इक्वेशन में नहीं जा रहे, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हमको आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब निकालना है, वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, तो ये क्या हो जाएगा 1.11 इंटू 4f5 मैक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4.44 एफ सर। 4.4 मैक्स। 4.44 f5 मैक्स, यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स होगा। तो ये कितने टर्म का हमारा निकला है, कितने टर्म का है ये? पर टर्न, एक टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न हमारा कितना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना टर्न, नंबर ऑफ टर्न? N1 और N2। हाँ, कितना टर्न होता है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, कितना टर्न होता है? N1 N2 सर। N1 N2, N1 N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। भी हो सकता है। हम लोग तो ही मान के चले हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ टर्न, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड secondary windings are N1 and N2 respectively पढ़ा जाएगा ना। तो ईएमएफ इक्वेशन जो होगा प्राइमरी का वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1 होगा, E1 इक्वल टू 4.44 और क्या था F 5M, यहाँ N1 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, N1 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से E1 है तो E2 का क्या हो जाएगा 4.44 F 5M N2। ये दोनों इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ समझ में आया या दिक्कत है? बोलो। समझ में आया सर। नहीं सर, हाँ जी, कहाँ से नहीं आया? दिक्कत नहीं सर का है कि नंबर ऑफ टर्म बोले उतना नंबर ऑफ टर्म जितना प्राइमरी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई किए। सिंपल सा हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक साइकिल लिए, अब इसमें हम लोग निकाले कि फ्लक्स का जो वेरिएशन होता है, सब जो क्या होता है जीरो से मैक्सिमम कहाँ जा रहा है तो 1/4 में हो रहा है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना वेरिएशन जो है फ्लक्स का जीरो से मैक्सिमम तक जा रहा है तो कितने समय में हो रहा है, तो 1/4f हो रहा है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हम लोग जानते हैं d5/dt, फ्लक्स का वैल्यू क्या 5 मैक्स, dt इक्वल टू 1/4। तो जो हमारा यहाँ पे एक टर्न का वैल्यू निकला वो क्या है 4f 5m x, वो 1 टर्न का निकला, एक टर्न का ये एवरेज
ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न। तो अब यहाँ हमको आरएमएस वैल्यू चाहिए। आरएमएस वैल्यू में हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर्म फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो 1.11 वैल्यू आएगा फॉर्म फैक्टर का। तो हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न निकाले, सिर्फ उसको 1.44 मैक्स इंटू कर दिए। तो इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में तो नंबर ऑफ टर्न्स का ही जो भी खेल है, तो हम लोग क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग से उसको इंटू कर दिए, तो वो हमारा क्या निकल गया, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यूनिट यहाँ पे क्या होगा, यूनिट कहीं नहीं भूलना है ना लिखने। कोई दिक्कत है? बोलो अब। नो सर। आगे बढ़ा जाए। यस Yes, sir. सर। तो Yes, sir. इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, उस चीजों को कभी मतलब वहां पे देखना। अगर हम तुमसे बोलते हैं, एक हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करना। हम तुमको बोलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न N1 को फाइंड करना है, ठीक है, और हम तुमको अगर E1 का वैल्यू दे देते, E1 क्या है, E1 है तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और हम एक चीज तुमको बोल देते हैं कि ईएमएफ पर टर्न इक्वल टू 10, इसका हम बोलते हैं 2200 वोल्ट। तो तुम N1 निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हो? थोड़ा सा सोचो। Yes, sir. N1 फाइंड करना है, हाँ निकालो अपने कॉपी में सभी कोई। सर, ईएमएफ पर टर्न जो है ये मैक्स ईएमएफ है। ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न का ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ हम दे दिए 2200 वोल्ट है। हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना है, कैसे निकालोगे? बताओ, किसी का को भी नहीं आ रहा है? सर 500 to 20 होगा। तो 220 टर्न होगा सर। कैसे निकाले? सर ईएमएफ पर टर्न और N1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 22,000। सर N1 इक्वल टू E1 बाय नंबर ईएमएफ पर टर्न। जब टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ इंक्लूड हो रहा है तो 2200 वोल्ट हो रहा है। एक टर्न जब हमारा इंड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, 10 वोल्ट कर रहा है। तो सिंपल सा क्या डिवाइड करोगे, करना 22/10 इक्वल टू 220 टर्न्स। किसी को ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो अभी तक ये वाला? समझिए सर। बढ़िया से। यस सर। ठीक है, अब जो हम ऊपर इक्वेशन लिखे थे देखो तो, E1 इक्वल टू 4.44 F phi m N1 N1 इक्वल टू 4.44 F phi m N2। तो N2 E1 और E2 का रेशियो में क्या रिलेशन होगा? N1 बाय N2। N1 बाई E1 बाय E2 इक्वल टू N1 बाय N2 हो जाएगा। याद रहेगा? यस सर। ठीक, अब एक चीज देखो यहाँ पे, इनपुट वोल्ट एम्पेयर इक्वल टू आउटपुट वोल्ट एम्पेयर पावर होता है। इनपुट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 I1, आउटपुट इक्वल टू V2 I2, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे अगर हम करते इक्वेशन V1 बाई V2 इक्वल टू I2 बाई I1, रेशियो में कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ पे ठीक है? हाँ ठीक। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाने का कोशिश करते, इसको और इसको, तो कैसे रेशियो बनेगा? अगर हम इसको इक्वल टू करना चाहते हैं V1 V2 को, तो प्राइमरी के साइड मतलब V1 E1 के बराबर होता है या V2 के बराबर? V1 E1 के बराबर होता है सर। तो यहाँ E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये जो निकला है ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। समझ में आया? ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें सिंपल से याद रखना, N1 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई E2 इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू I2। सिर्फ करंट को बदल देना, I2 बाई I1। कहीं कोई दिक्कत? कहाँ से क्या लाए, सब समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया है। तो इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया और ईएमएफ इक्वेशन में जितना भी तुमको न्यूमेरिकल मिलेगा बीएल थेरेजा के वॉल्यूम 2 में, उसको क्या करोगे, क्या करोगे? सॉल्व करेंगे। बना उसको सॉल्व करोगे बना के, ठीक है। अच्छा, एक दिन हम पहले भी बताए थे कि ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी में रेटेड डीसी देते हैं तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर डीसी में काम करेगा? तो नहीं करता है। नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्या होता है? वो वो तो नहीं पता। सर वो स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं कर पाएगा फिर उनसे। क्यों नहीं कर पाएगा, पूरा बताओ। सर, जो डीसी करंट है वो साइनोसॉइडल नहीं होता है, वेव फॉर्म में नहीं होता है, हम्म इसीलिए वो स्टेप हम्म अप स्टेप डाउन नहीं कर सकता है। डीसी एक समान वेव में चलता है, हम्म इसी कारण वो प्रॉब्लम को नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई एंड नेवर बी कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा हमेशा एसी डिवाइस है, उसको हम लोग डीसी में कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? एसी में कनेक्ट करते हैं। अगर रेटेड डीसी सप्लाई को अप्लाई किया गया प्राइमरी के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो टाइम वेरिंग नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा सेकेंडरी साइड में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो यस ट्रांसफार्मर सर। क्या है, ना तो डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कैपेबल है, ना घटाने के लिए है। और यहाँ पे कोई भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, प्राइम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, जो कि हमेशा हमारे टाइम वेरिंग फ्लक्स जो एसी देते हैं जिसमें वेरिंग फ्लक्स होता है, इसी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाँ। तो जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको अपोज करने के लिए प्राइमरी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो अगर प्राइमरी रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या ज्यादा फ्लो करेगा? करंट। करंट ज्यादा प्रोड्यूस फ्लो करेगा। अगर प्राइमरी में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा वो वाइंडिंग को? अगर ज्यादा करंट किसी भी तार से फ्लो करता है तो तार क्या होता है, जल जाता है ना, बर्निंग आउट हो यस जाता है, सर। जल जाता है। सर, तो ये ठीक है। तो अब समझ में आया, अगर हम रेटेड डीसी सप्लाई देंगे तो वहां पे कांस्टेंट फ्लक्स जनरेशन होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स नहीं होगा। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं होगा, किसी तरीके का वोल्टेज रेज और डाउन नहीं होगा, लोअर होगा। ठीक है, कोई भी यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में प्रोड्यूस नहीं होगा।
ठीक है, जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए हमको, टाइम वेरिंग फ्लक्स चाहिए। तो ठीक है, और जो अप्लाइड वोल्टेज को टू अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा प्राइमरी का वो बहुत कम है, जिसके चलते क्या होगा, हेवी करंट फ्लो होगा और हमारे प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। तो एक रेटिंग जो हमारा ट्रांसफार्मर में होता है, ये हो गया किलो, ये हो गया वोल्ट एम्पेयर। हमेशा किलो वोल्ट एम्पेयर में क्यों नहीं होता, क्यों होता है ये किलो वाट में क्यों नहीं होता है? कोई आंसर? सुने हो ये चीज? कोई भी मशीन का हम लोग किसमें करते हैं, किलो वाट में रेटिंग करते हैं ना। यस सर। ट्रांसफार्मर का ही हम Yes, लोग sir. केवीए में क्यों करते हैं? वोल्टेज हाँ, उसका तो अप एंड डाउन। क्या ये दोनों बहुत बड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बताओ कुछ आइडिया है या नहीं है? नहीं तो हम बता रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर नहीं सर क्योंकि ठीक है। करता है सर। हाँ सर बाबू, एसी में तो बहुत मोटर काम करता है, तो सभी मोटर को नहीं ना हम लोग इसमें करते हैं। एसी में काम करता है वो जवाब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जनरली दो तरीके का लॉस होता है। एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस जो होता है वोल्टेज के चलते होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के चलते होता है। ठीक है, इतना। ट्रांसफार्मर में यस सर। कितने तरीके का लॉस होता है? दो दो तरह। तरीके से, तरीके कॉपर से। और आयरन। क्या 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 होता है? कॉपर कॉपर लॉस और लॉस। और आयरन लॉस। कॉपर लॉस किसके चलते होता है? करंट के चलते। और कोर लॉस किसके चलते होता है? वोल्टेज के चलते होता है। ठीक है, तो यही दो मेजर लॉस यहाँ पे होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस। और दूसरा, ट्रांसफार्मर हमेशा लोड के पावर फैक्टर से अनअफेक्टेड रहता है। लोड का पावर फैक्टर का ट्रांसफार्मर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, जिसके चलते इसका रेटिंग हम लोग किसमें करते हैं? केवीए में। केवीए में। अब अगर कोई पूछेगा तो ये दोनों जवाब दे सकते हो बढ़िया से। यस सर। तो बीएल तेरेजा का में भी देखना, जब तुम खोलोगे तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों किया जाता है वो लिखा हुआ है, उसको भी एक बार पढ़ोगे और कहीं कोई दिक्कत होगा उसको हमको बताओगे। अब एक चीज है कि हम एक सवाल कुछ बात पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज मशीन सर, और मशीन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट वन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर वन टू अनदर सर्किट या अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ या मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन लॉ से। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा एक इलेक्ट्रिक एसी डिवाइस है। जब मशीन बोल रहे हैं तो बोलो एसी मशीन है। इसमें क्या करता है, ये तुम्हारा इसका बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। ठीक है, जब अगर हम इसका वोल्टेज को रेज करते हैं, करंट का वैल्यू डाउन होता है, और वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये जब ईएमएफ इक्वेशन और न्यूमेरिकल करोगे तो ये एकदम क्लियर वहां पे तुमको ये चीज दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाए थे कि एक बताया था ना, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो क्या लिखोगे? व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर? आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोल लेते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें लॉस ना हो, आयरन लॉस ना हो, कॉपर लॉस ना हो, और एडी करंट कम इफेक्टेड हो, एडी करंट ना हो, एडी जिसका करंट नहीं हो मैग्नीट्यूड तो
तो क्या लिखोगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर? सिंपल सा लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर आर, पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस या मैग्नेटिक लीकेज रिएक्टेंस, तो नो मैग्नेटिक लीकेज, मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी में लिंक करेगा वो सेकेंडरी लिंक करना चाहिए, यही था ना। आयरन सर लॉस होना चाहिए, आयरन लॉस होना चाहिए, नो आयरन लॉस, नो नो कॉपर लॉस, मैग्नेटाइजिंग नो एडी करंट, करंट लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अब एक सवाल इसी से हम पूछ रहे हैं, जो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर? क्या डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में? आइडियल ट्रांसफार्मर में जीरो लॉस होता है और आइडियल और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर क्या है, बस यही लिखोगे। वो लिखेंगे सर, उसके बाद लॉसेस के इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, उसके बाद पहला लाइन हम लोग यही यही लिखे तो नहीं अच्छा रहेगा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, अगर पहले हम लाइन लिखेंगे इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसमें के दैट हैज पूरा लिख दीजिए। पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर which operates at particular frequency, has winding resistance, magnetic leakage, iron losses, copper losses and magnetic reluctance। यही ना आंसर होगा, यस सर। या और कोई दिक्कत है? इसी को अलग अलग पॉइंट करके लिखते हैं। अच्छा, एक सवाल और सुनो, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, उस दिन हम लोग जो नो लोड का देखे थे उससे इससे क्लियर होगा तुम लोग कितना समझा है। क्वेश्चन समझना, डज द फ्लक्स लिंकिंग both the winding of a transformer remain same? क्वेश्चन समझ में आया? डज द फ्लक्स लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर रिमेन सेम? क्या जो फ्लक्स जो है लिंक करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं रह पाता, क्यों नहीं रह पाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग का से जो की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके वजह से। करता है 5251 सर जो सेकेंडरी वायरिंग सेकेंडरी करोगे तो वाइंडिंग 5251 वेरी करता है सर। वेरी करता है। और कोई इसमें कोई और आंसर दो। सर कांस्टेंट नहीं रह पाता इसलिए क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो इसको ओपोज करता है। और कोई? कोई और जवाब दो इसमें, कोई भी और पार्टिसिपेट करो इस क्वेश्चन को। ठीक, इसमें मेरा पहला आई एम करंट फ्लो हुआ, ये क्या प्रोड्यूस किया, फ्लक्स को किया, फ्लक्स को किया, फ्लक्स का वैल्यू क्या था, फाई। जब फाई मेरा जनरेट हुआ तो यहाँ पे I2 करंट फ्लो हुआ, I2, कोई दिक्कत? I2 यहाँ अपना एक फ्लक्स जनरेट किया जो कि किसके अपोजिट होगा, फाई के। ये मेरा फाई 2 मानते हैं, फाई के, यही था ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ये जो फ्लक्स मेरा फाई है, यहाँ से कोई करंट ड्रॉन किया I2 डैश के बराबर, तो यहाँ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ये किसको, ये जो I2 जो फ्लक्स मेरा जनरेट कर, उसको जो एक्स्ट्रा फ्लक्स आ रहा है उसको ये फ्लक्स न्यूट्रलाइज कर रहा है। हाँ तो फिर ये कांस्टेंट यस है। सर। यहाँ से मेरा दो फ्लक्स जा रहा है, एक फाई पहले का और एक फाई 2 डैश फ्लक्स, दोनों जा रहा है और ये फाई 2 डैश को न्यूट्रलाइज कर रहा है, कर रहा है। यस जब ये तो फाई वो 2 डैश कांस्टेंट। न्यूट्रल है तो एक तरह से हम देख रहे तो कांस्टेंट फ्लक्स, इसको कांस्टेंट फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रहा प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा। हाँ आंसर क्या होगा? यस होगा। यस होगा। तो उस दिन भी तो ये चीज समझाए थे, तो उस दिन भी तो बोले थे कि हाँ यस होगा, और आज फिर भूल क्यों जा रहे हो?
हम इसीलिए आज क्लास को यहाँ पे थोड़ा जो बेसिक क्वेश्चन है हम उसको पूछ रहे हैं। एक और थी सवाल 1 to 1 ट्रांसफार्मर, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन, और एक हम बोले थे वो तुम्हारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, या उसको बोला जाता है 1 to 1 ट्रांसफार्मर। 1 to 1 ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? क्या मतलब है 1 to 1 ट्रांसफार्मर का? जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। टर्म होगा, ठीक यस है? सर। और क्या क्वेश्चन यहाँ पे समझ मतलब नहीं समझ में आया, ये बताओ। एक जो ट्रांसफार्मर है उसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखना, जब तुम लोग बाहर निकलोगे, अभी अगर बारिश के मौसम में नहीं, आराम से खुले मौसम में ट्रांसफार्मर से सफिशिएंट डिस्टेंस बना के उसमें थोड़ा सा दूर से एकदम ध्यान देने का चीज हम बता रहे हैं कि जो 11,000 का टैपिंग, जनरली घर के पास हमारा 11,000 का टैपिंग होता है ट्रांसफार्मर में। अटेंडेंस कोई ले लेना है ना, अटेंडेंस भेज देना कोई। तो 11,000 का टैपिंग होता है। टैपिंग मतलब वहां से कनेक्शन लेते हैं। तो 11,000 का जो कनेक्शन जिस स्टड में घुस रहा है, जिस पुशिंग में घुस रहा है, स्टड बोलते हैं जिसको कनेक्टेड, तो 3 वायर कनेक्टेड हो रहा है। और जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारा देखना दूर रखा हुआ है। सॉरी, आउटपुट जो निकल रहा है 4 वायर है। ठीक है, उसमें 3 फेज 1 न्यूट्रल है। तो उन दोनों जो 3 स्टड है, जो पहले जा रहा है वो हाई वोल्टेज है 11,000, और जो आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा लाइन वोल्टेज 440 होगा, फेज वोल्टेज 230 होगा। यही रहता है ना? यस सर। Yes, sir. जब दोनों स्टड को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक चीज तुमको वहां पे दिखेगा कि जो डिस्टेंस है 11,000 वाले का 2 स्टड वो ज्यादा होगा, और 400 वोल्ट का स्टड का डिस्टेंस कम होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है? बहुत जगह इंटरव्यू में या कहीं तुमसे पूछा जाएगा कि आप ट्रांसफार्मर को, हम अगर कोई रेटिंग नहीं लिखा हुआ है और हम बोलेंगे कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड बताओ सिर्फ ट्रांसफार्मर को देख के, तो आप बता सकोगे? यस सर। कैसे यस सर। बताओगे? कैसे बताओगे? जिधर का 3 फेज डिस्टेंस न्यूट्रल गया होगा वो हाई वोल्टेज होगा, और जिधर आउटपुट निकले हैं जो 440 गया वो लो वोल्टेज होगा। फिर गलत पकड़ा, फिर गलत पकड़ा। स्टड का डिस्टेंस है। डिस्टेंस हाँ, देख के। अगर मान लो वहां हम बोलते हैं कि 3 फेज 4, मतलब वो तुम्हारा पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 11,000 से 33,000, तो वहां पे तो 4 फेज नहीं होगा, 4 वायर नहीं होगा, तब क्या करोगे? यस सर, स्टड फिर देखेंगे स्टड का लेंथ कितना है, दूरी कितना है। लेंथ नहीं, उन दोनों के एक बार तो तुम ट्रांसफार्मर जाके देखना, थोड़ा दूर से ही, लेकिन छूछा नहीं करना है। वो हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना नहीं है। 10 हाथ का दूरी से देखना है। वहां चढ़ के पोल पे हम देखने किसी को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ दूर खड़ा होके हम तो सिर्फ सर ऑब्जर्व देखिए। करना बोलते हैं। सर तो उसको देखना, डिस्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार तुम जब बैठोगे तो सेकंड इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में डीसी रेटेड देते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर के तुमको गोडाउन में भेज दें और बोले कि तुम्हारा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, अगर कुछ भी नहीं उसमें लिखा हुआ तो कैसे पकड़ोगे? ठीक है, या उसमें कोई इधर हाई प्राइमरी नहीं, वहाँ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की बात होगा। प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग भूल जाएंगे बाद में। ठीक है, वहाँ क्या बाद में आएगा? हाई हाई वोल्टेज लो। वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आएगा, सिंपल सा ही वहाँ फंडामेंटल आएगा। तो इन सब चीजों से हम लोग वहां उसको पता कर सकते हैं। तो इतना याद रहेगा सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हमारा क्या टॉपिक बचा है? किसी का सिलेबस है? यस सर। सिलेबस है किसी? हाँ बोलो, सिलेबस शेयर करो। हम स्क्रीन रोक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। सर तुम शेयर सर करो मेरा स्क्रीन। कॉपी में मेरा लिखा हुआ है, कोई दूसरा से बोली फिर किसी हम के शेयर नहीं मोबाइल में कर। नहीं है? किसी नहीं के सर। मोबाइल में नहीं है?
एक सेकंड हम ही शेयर करते हैं। मेरे पास भी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बार बोलो ना। ठीक है, मत शेयर नहीं करो, बोलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हो चुका है और क्या नेक्स्ट होना है। हो गया सर, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया है, और अब टाइप आपका ईएमएफ इक्वेशन हो गया है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया है, ट्रांसफार्मर एक सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल हो गया है। वर्किंग प्रिंसिपल हो गया सर। इसके बाद ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट है सर, तो वो तो नहीं हुआ अभी। आइडियल अबाउट द ट्रांसफार्मर ये नहीं है। टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड ये भी आइडियल नहीं हुआ है। आइडियल हो गया। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट ऑफ केयर वाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स, ये बोले सर। टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड ये है 3.3 का, तो कूलिंग मेथड नहीं हुआ है। और केयर एंड मेंटेनेंस ये भी नहीं हुआ अभी तक। ईएमएफ इक्वेशन ये हो गया सर, अभी हुआ। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो ये अभी बताएं तुरंत। ट्रांसफार्मर नो लोड, लोड फेजर डायग्राम ये बता दिए सर। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और इम्पीडेंस ये फेजर बता दिए सर। फेजर डायग्राम, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटिक लीकेज ये भी बता दिए सर। इक्विवेलेंट सर्किट है 3.10 का, ये नहीं मालूम सर, इक्विवेलेंट नहीं हुआ है। एप्रोमेक्स्ड एंड एक्सेप्ट वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हम ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करने सिखा देंगे। और जो केयर मेंटेनेंस कूलिंग बोल रहे हो